और उसमें एक सवाल उठाया था उन्होंने, आप सब उससे वाकिफ हैं, आप लोगों के लिए संभवतः कुछ लोगों के लिए नया होगा, कि साहित्य जो है वो सत्ता की तरफ क्यों देखता है। साहित्य सत्ता की तरफ क्यों देखता है। अब देखिए एक पैराग्राफ में उन्होंने किस तरह से उसका विश्लेषण किया है, उसके बाद हम अनिल जी की राय साहब की जो बात है वो जानेंगे। वो लिखते हैं कि हिंदी के लेखक की दुविधा यह है कि वो सिद्धांत और नीतियों से अधिक व्यक्ति का विरोध करता है। मेरा सुझाव यह है कि हम विरोध के सहारे पहचाने जाने की नीति छोड़ें और एकात्मता के सहारे आगे बढ़ें। कितनी बड़ी बात है। सियासत और शासकों से डरने की जरूरत नहीं है और ना उन्हें चौंकाने की जरूरत है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने बौनेपन के कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलें। देख ये जो है अंडरलाइन करके मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा कि जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने बौनेपन के कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलें और राजनेताओं को साहित्य में आने दें और खुद राजनीति में जाएं। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। उस दौर में जबकि लोकतंत्र के बहुत सारे मूल्य चटक रहे थे, दरक रहे थे, तब वो एक नई किस्म की चीज अपने साहित्य के माध्यम से कह रहे थे। जिस दिन साहित्यकार की जड़ें जनता में गहरी होंगी, सत्ता खुद नमन करने उसके पास आएगी। कितनी बड़ी बात। हेलो, आज के इस सत्र की बहुत अच्छी भूमिका बनाई है आदरणीय राजेश बादल जी ने। और ये सच है कि जब इस राष्ट्रीय संगोष्ठी की पहली सूचना आलोक जी से और प्रोफेसर संजय मोहाट जी से, तो मेरी पहली उत्सुकता इस बात को लेकर के थी कि दुष्यंत कुमार को खास तौर पर उनके व्यक्तित्व के जिस प्रगाढ़ पक्ष की वजह से एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली हुई है, वो गज़ल है। खास तौर पर हिंदी में जो समकालीन गज़ल का प्रस्थान हुआ और जिस जन पक्षधर एक राजनीतिक यथार्थवादी चेतना के चलते आपातकाल का संदर्भ कल की बातचीत में बार बार आया, और जहाँ से हिंदी में गज़ल एक नए तरह का डिपार्चर ले रही थी और फिर उसका पूरा का पूरा एक इतिहास बनता है, उसका एक चरित्र बनता है। ये चीज़ें इतनी प्रगाढ़ता से दुष्यंत कुमार जी के व्यक्तित्व के साथ जोड़ी गई हैं, बार बार उनका स्मरण किया गया है, बार बार उसके महत्व और मूल्य का रेखांकन किया गया है। तो मुझे लगता है कि कई बार किसी व्यापक रचनाशीलता की संभावना समेटे हुए किसी व्यक्तित्व के साथ ये दुर्घटना भी हो जाती है। जैसे प्रशस्ति अगर मिल रही है, किसी की व्यापक ऐतिहासिक स्वीकृति मिली है उसकी रचनात्मकता की किसी विशेष पक्ष के कारण, तो हम दुर्घटना तो नहीं कह सकते, क्योंकि दुष्यंत को जानने और समझने वाले लोगों में से मैं जनसांख्यिकी की बात नहीं करूंगा, इतना मैथमेटिकल और इतना गणितीय नहीं होगा, लेकिन प्रतिशत की बात न करके केवल ये बात कही जाए तो शायद मैं कहीं से प्रश्नांकित नहीं किया जाऊंगा अपनी इस धारणा में आप लोगों द्वारा कि उनका गजलकार व्यक्तित्व ही इतना बड़ा है, और किसी को इतना बड़ा व्यक्तित्व किसी एक विधा के कारण अगर मिला हुआ है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसकी इस प्रतिष्ठा के कारण या उसके इस मूल्यांकन में कोई दुर्घटना हो गई है, लेकिन मैं जब कह रहा हूं तो इसकी व्यंजना ये है कि दूसरे पक्ष अलक्षित छोड़ दिए गए हैं। और जिन विधाओं की चर्चा यहां पर की गई है, चाहे वो कहानी हो चाहे उपन्यास हो, ये जो रचनात्मक विधाएं हैं, इन रचनात्मक विधाओं के अलावा एक बहुत बड़ी विधा है जिसकी कोई स्वतंत्र पुस्तक नहीं प्रकाशित है दुष्यंत कुमार की, और उस विधा को मैं साहित्य चिंतन या आलोचना के रूप में यहाँ पर अभिहित करना चाहूँगा, संकेतित करना चाहूँगा। यानी दुष्यंत कुमार केवल रचनाकार नहीं थे बल्कि एक आलोचक थे। वैसे आलोचना विवेक पर अगर केंद्रित होकर के बातचीत की जाए तो ये व्यवहार में ऐसे किसी रचनाकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती जो आलोचनात्मक विवेक से रहित हो, और ऐसे किसी आलोचक की भी कल्पना नहीं की जा सकती है जिसके भीतर
रचना को पहचानने की संवेदना और दृष्टि मौजूद न हो। इसलिए कई बार रचना और आलोचना के बीच में या रचनाकार और आलोचक व्यक्तित्व के बीच में जो विभाजक रेखा खींच दी जाती है और कई बार दो ध्रुवांकों पर उनको जो स्थापित कर दिया जाता है, ये गलत होता है। और हिंदी में यह एक वातावरण बना है। यहाँ पर हिंदी और मराठी भाषी दोनों लोग बैठे हुए हैं। मैं मराठी में तो नहीं जानता, लेकिन मैं हिंदी में जानता हूं कि जिन्हें एक रचनाकार के तौर पर प्रतिष्ठा मिली हुई है, उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में या साहित्य के चिंतन के क्षेत्र में बहुत गंभीर काम किए हैं। और शोध की दृष्टि में खासतौर पर विश्वविद्यालय में काम करने वाले हमारे साथी प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप बैठे हुए हैं। हम दोनों विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं। इस बात की तायीद करेंगे वो, मैं जो बात कहने जा रहा हूं, कि देश के पैमाने पर हिंदी में शोध और अध्ययन करने का जो समकालीन वातावरण बना हुआ है, इस वातावरण में कवि आलोचकों पर अब शोध प्रबंध लिखे जा रहे हैं। रचनाकार आलोचकों की आलोचना पर शोध प्रबंध लिखे जा रहे हैं। जैसे दिनकर, मैं रामधारी सिंह दिनकर की चर्चा अगर आपके बीच में कर रहा हूं, तो हिंदी साहित्य के कविता के इतिहास को जानने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि हिंदी के कितने बड़े कवि, राष्ट्र कवि हुए। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर का कोई आलोचक व्यक्तित्व भी है, उनका कोई साहित्य चिंतन भी है। पश्चिम में चलने वाले, पश्चिमी दुनिया में चलने वाले शुद्ध कविता के आंदोलन पर उन्होंने हिंदी में एक किताब लिखी है, शुद्ध कविता की खोज। और भी उनके निबंध के संग्रह बहुत सारे हैं। ऐसे ही आप किसी को भी उठा लीजिए, अज्ञेय को लीजिए, मुक्तिबोध को लीजिए, रघुवीर सहाय को लीजिए, ये सारे लोग, केदारनाथ सिंह को लीजिए। हम अनिल जी आलोचना की उस मसले पर दोबारा की राय, अच्छा बस मैं कंक्लूड कर लेता हूँ। मैं बना हुआ है और मुझे चूंकि अगले सत्र में आलोचना पर ही और उनकी आलोचना दृष्टि पर, उनके साहित्य चिंतन पर ही एक स्वतंत्र व्याख्यान देना है इसके बाद, इसलिए ठीक ही आपने हस्तक्षेप किया कि इस क्रम में जो बातचीत हो रही है, हालांकि मैं कुछ बातें इस सत्र में भी कहना चाहता था, लेकिन फिर अगर मौका मिलेगा तो मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। कुमार की स्वतंत्र कोई पुस्तक साहित्य चिंतन पर प्रकाशित नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने काव्य संग्रहों की भूमिकाओं में, पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर जिस तरह का हस्तक्षेप किया है, रचनावली में सारी बातें आ गई है। रचनावली के पृष्ठों पर जिनकी दिलचस्पी होगी कि दुष्यंत कुमार के आलोचनात्मक दृष्टिकोण से या उनके साहित्य चिंतन में उनका जो हस्तक्षेप और भूमिका है, उस पर गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया जाए तो उनकी संपादित रचनावली के पृष्ठों पर वो सारी की सारी सामग्री मौजूद है। पुस्तक के तौर पर अलग से नहीं प्रकाशित है, नहीं है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि उनके भीतर एक समर्थ साहित्य चिंतक और साहित्य के प्रश्नों को लेकर के, साहित्य और समाज के बीच बनने वाले संबंधों की बड़ी गहरी छानबीन करने वाला एक आलोचक उनके भीतर, उनके व्यक्तित्व में विद्यमान था। मौका में मुझे मिलेगा तो मैं आगे फिर इस विषय पर बातचीत रखूंगा। प्रत्यक्ष से कोई किसी पुस्तक में चाहे ना हो, लेकिन जो उनका हस्तक्षेप है वो हमें अलग अलग सवाल खड़े करने का अवसर देता है। आपने मराठी और अभी हिंदी का जिक्र किया। अविभाजित भारत के में हिंदी की गंगा में बहुत सारी हमारी भाषाएं उपगंगाओं के रूप में समाहित हुई हैं और वो भाषा को लेकर के उनकी चिंता समय समय पर प्रकट हुई है। श्रीधर जी सप्रे संग्रहालय में भाषा को लेकर एक नया आंदोलन उन्होंने छेड़ा है और मैं दुष्यंत कुमार जी के इस कथन के साथ उनका विचार जानूंगा। दुष्यंत जी ने एक जगह लिखा है कि हिंदी और उर्दू दोनों सगी बहनें हैं और दोनों जब सिंहासनों से उतरकर आम आवाम के बीच आती हैं तो उनमें फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है। श्रीधर जी। देखिए, एक बात तो जो अभी तक बातों में से जो बातें निकली हैं, उसमें पहली बात तो ये है कि दुष्यंत कुमार इस बोझ से मुक्त थे कि उन्हें कोई पुरस्कार और सम्मान मिले। तो जब इस बोझ से व्यक्ति मुक्त होता है
तो वो बहुत विचार में ही उन्मुख हो जाता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि दुष्यंत कुमार ने साहित्य की पोथियों से ना शब्द ग्रहण किए ना भाषा ग्रहण की, वो ये सब उन्होंने समाज से ग्रहण किया और समाज के बीच से ग्रहण किया। इसलिए उनकी जो शब्दावली है उसमें बड़ा एक प्राकृतिक गुण है, लक्षण है, और हर आदमी को जिस चरित्र को उन्होंने जिस भी विधा में उठाया उस तरह के लोगों को ये लगता है कि सच में हमारी बात नहीं है। तो ये एक उनमें प्रामाणिकता थी उनकी भाषा और एक तीसरी बात जो शुरू में राजेश जी ने कही और उसकी ताकीद उन्होंने तारीफ की आलोक जी ने, दुष्यंत जी क्या था कि वो एक किसी फ्रेम में बंध के रहने वाले जीव नहीं थे। मुझे लगता है वो बड़े स्वतंत्र और एक हद तक स्वच्छंद प्रकृति के इंसान थे। तो वो किसी चौखट में फिट होकर नहीं रह जाना चाहते थे, और जैसे ही चौखट का फ्रेम कसा और उनको छटपटाहट होने लगती थी और फिर उसे निकाल बाहर चले जाते थे। दूसरी बात, अब एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि भाषा को लेकर जो हमारे यहाँ कहते हैं, और एक बात जो हमारे साहित्यकारों के खासकर हिंदी वालों के तहत जाता है, शायद हिंदी के साहित्यकारों में ये भूख बहुत ज़्यादा है कि उन्हें सत्ता नवाजी, और इस भूख के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी पर बड़ा आघात होता है और झुकती जाती है। तो इसीलिए जब कभी हमें कोई नागार्जुन, कोई फिराक, कोई दुष्यंत जब एक अलग बात करते हुए नजर आता है, अलग भाषा में, अलग शैली में, तो ऐसा लगता है कि बात तो असल बात तो ये है, तो वो सब बेमानी हो जाता है। और अन्यथा पुराने समय में रहा है, दुनिया जी की बात हुई अभी, दिनकर जी एक तरह से नेहरू जी के प्रति इतने आदर थे कि भक्ति की सीमा चले गए थे। लेकिन जब चीन से भारत की पराजय हुई तो उन्होंने जो संसद में जो उन्होंने भाषण दिया, राज्यसभा में कविता में ही दिया था, उसके कारण सारा स्वयं जवाहरलाल जी तिलमिला गए थे। तो यदि सच्चा साहित्यकार है तो वो समय आने पर चुप नहीं रहता, चुप रहेगा तो साहित्यकार नहीं है वो। तो हमारे यहाँ चाट भारत की परंपरा रही है, लेकिन ऐसे उदाहरण भी हो उसमें कि 4 बार 24 गए। ऐसी भी नहीं है कि वो अली कली सो ही तो आगे कौन हवाल, ये भी है हमारे यहाँ। हमारे ये भी है कि जब भूषण छत्रसाल के दरबार में जाते हो, जैसी छत्रसाल खबर होती है कि वहाँ भूषण कभी आए हैं तो दौड़ के आता है, नंगे पांव उनकी पालकी को कंधा देता है छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल, जिसने बार बार औरंगजेब को धूल भूषित किया था। तो इतने सारे कैरेक्टर हैं हमारे यहाँ, उन्हीं कैरेक्टर्स में से स्वतंत्र चेता, समाज के प्रति उन्मुख और समाज के सरोकारों के प्रति एक जिंदा संबंध रखने वाला लेखक, कवि, साहित्यकार, सही पक्ष में उन्होंने लिखा है, वो जो हो सकता है वो दुष्यंत कुमार जी थे। और श्रीधर जी की बात इसलिए भी प्रामाणिक है, संग्रहालय जो संसार का सबसे बड़ा समाचार पत्र, स्मृति शोध संस्थान और संग्रहालय है, उसमें हमने देखा है कि सत्ता के लिए न्यूनतम स्थान है। आप राजनेताओं को नहीं पाएंगे। अपवाद स्वरूप साल में कोई एक आध कार्यक्रम होता है जिसमें कोई सत्ता का नेता आ जाए, कोई पार्टी का नेता आ जाए, अन्यथा जिस विषय पे जो कार्यक्रम होता है उसी विषय के लोग उसमें आते हैं, ये हमने देखा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक जो कहानी के बारे में वशिष्ठ जी की राय जानूंगा। कल हमने आंगन में एक वृक्ष की, और आपने भी शायद बात की थी कल, तो उसमें एक 4 लाइन मुझे उनके कहानी लेखन पर याद, जो मुझे झिझोड़ती है कि देखिए कैसे कोई व्यक्ति अगर वो जब हिंदी गजल लिखता है या कोई और कविता लिखता है तो कैसे शब्दों के साथ मजबूती के साथ प्रकट करता है, और जब कोई कहानी लिखता है तो कैसे प्रकट करता है। देखिए शब्दों का केवल एक उसमें एक पैराग्राफ है, एक महिला अपने पति की प्रेमिका को अचानक देखती है और उसके बारे में अपने पति से आक्रोश प्रकट करती है। वो कहती है, अब रंडियां भी यहां आने लगी चौधरी, ये ठाकुर जी का मंदिर है, बताए देती हूं कि ये से फौरन निकाल दो वरना मुझसे बुरा कोई ना हो। ये बोलचाल की जो कहानी का जो हिस्सा है, वशिष्ठ जी।
ठीक है मित्रों, मैं कहानी पर बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ इस समय। अभी जो बातें चल रही थी उसी क्रम में मैं थोड़ा सा क्या समीक्षा पर बात करें? समीक्षा तो हम कोई बात नहीं, हम सभी बात में हम कमलेश जी की और प्रदीप जी चूंकि उन पर शोध कर रहे हैं तो सारी विधाओं पर बात कर रहे वो कर रहे होंगे। तो कहानी पर हम उनसे, मैं आपको एक और दूसरा सवाल करता हूँ कि 1954 में उन्होंने अपनी पहली समीक्षा लिखी, नई कहानी, और ये हैदराबाद की जो कल्पना मैगजीन थी उसमें वो छपी थी जनवरी 1955 में। उसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ लेखकों ने महात्मा गांधी के आंदोलन और जीवन से प्रभावित होकर कहानियों में भी पुराने सुधारवादी तरीकों को अभिव्यक्त किया और वर्णनात्मक शैली में प्रेमचंद जैसी सरल संवेदनशीलता और प्रभावोत्पादकता लाने की कोशिश की। सिया राम शरण गुप्त और भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानियों पर यह प्रभाव साफ दिखता है, लेकिन उग्र इससे अछूते रहे हैं। उन्हें गांधी नीति का दबूपन पसंद नहीं आया। तो समीक्षा जो उन्होंने जो की है, मैं इस पर आपकी राय। देखिए, पहली बात तो ये कि जो प्रकरण चल रहा था थोड़ा सा उसमें जोड़ लूँ तो फिर मैं इस पर बात करता हूँ। बड़े रचनाकारों के साथ हमेशा से ये रहा है कि वह किसी एक विधा में सीमित नहीं रहे। जिस तरह का परिवेश है, जिस तरह की अंतर्वस्तु रही है, उसके अनुकूल शिल्प की तलाश करते रहे। तो हमेशा कविता हो, कहानी हो, निबंध हो, नाटक हो, आलोचना हो, तो जैसा विषय हो उस विषय के अनुकूल दुष्यंत ने हमेशा शिल्प की तलाश की। यही एक शुभ लक्षण होता है। कुछ रचनाकारों ने ये किया कि हर बात को कविता में कहने की कोशिश की, जिससे ये जो उनकी सीमा बनी और जिसमें वो असफल हुए। दुष्यंत कुमार को जिस तरह का कथ्य उनके सामने था, जिस तरह की बात उनके मन को प्रभावित कर रही थी, उस तरह के शिल्प में कहा। जैसे गीत भी लिखे, मुक्त छंद में लगा कि इसमें बात कही जा सकती तो उसमें लिखा, गजलों में लिखा, और कहानी का विषय तो कहानी, उपन्यास का विषय तो उपन्यास, और समीक्षाएं उन्होंने ठीक से लिखी। उनके समीक्षक रूप की चर्चा सामान्यतः हम लोग नहीं करते हैं। तो कवियों से अधूरी बातचीत, मतलब इसमें तो सभी दूसरा सप्तक के जितने कवि हैं सबको संबोधित करते हुए उन्होंने बहुत शानदार टिप्पणियाँ लिखी, छोटी छोटी टिप्पणियाँ, लेकिन बिल्कुल उनकी अंतर्वस्तु का जो केंद्रीय भाव है उसको उन्होंने रख दिया, एकदम सीधी सपाट मार करने वाली। और उनमें भवानी प्रसाद मिश्र को बड़ा पसंद किया है, शमशेर को पसंद नहीं किया है। हाँ, तो इसको साफ लिखा। निर्गुण भावना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर उन्होंने लिखा है। सन 53 की कविता पर लिखा है। आषाढ़ का एक दिन की समीक्षा लिखी है। निराला एक याद लिखा है। कैशोरी वृत्ति और मंटो बनने का स्वप्न लिखा है। नई कहानी के त्रिकोण पर टेढ़ी नजर रखी नाम का एक लेख है उनका। कहानी कथा दशक और हिंदी कहानी की दरारें, बच्चन पर लिखा है उन्होंने। हिंदी कविता में प्रयोग पर लिखा। नई कविता की उपलब्धियां लिखी। साहित्य सत्ता की ओर क्यों देखता है, अभी जिसकी चर्चा हुई, इस पर उन्होंने लिखा। तो बहुत सारे कवियों और कथाकारों पर भी उन्होंने लिखा। और वह समय, मतलब जिसको जो नवीन दृष्टि की उद्भावना कहते हैं, वह दुष्यंत कुमार के यहाँ दिखाई पड़ती है। अभी जब नई कहानी जैसा शब्द नहीं आया था, तब वो नई कहानी की समीक्षा लिखने लगे थे। ये बड़ी बात थी। और उसकी अंतर्वृत्तियों की पड़ताल करने लगे थे। नई कहानी में जो उभरते हुए रचनाकार थे, मतलब उसमें स्थापित लोग भी थे, उसमें शेखर जोशी भी थे, यशपाल भी थे, अज्ञे भी थे, इलाचंद जोशी भी थे, तमाम लोगों का जिक्र करते हैं। लेकिन उसमें मार्कंडे, शेखर जोशी, शिव प्रसाद सिंह इत्यादि की भी चर्चा करते हैं। तो उनकी चर्चा करते हुए जो इन नई कहानी में ग्रामीण चेतना दिखाई पड़ रही थी, उस पर उनकी नज़र है और उसको पसंद करते हैं कि गांव कविता में, कहानी में आ रहा है। दूसरे वो यह दिखाते हैं कि ये जो कहानी है उसमें अनुभव की सघनता है। ये सघनता,
यथार्थवादी दृष्टिकोण पर उन्होंने ये उनके मन की चीज़ें थी। गांव आ रहा है, यथार्थ की चर्चा हो रही है, अनुभव की संश्लिष्टता है, सघनता है, इस पर बात कर रहे थे वो। और यथार्थ चित्रण के साथ साथ सांकेतिकता आ रही थी, इस सांकेतिकता की भी चर्चा कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल सपाट न हो जाए अभिव्यक्ति, वह लाक्षणिक और सांकेतिक भी हो, उसमें व्यंजना की भी ध्वनि हो, इस पर उनकी नज़र थी। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि बिल्कुल नई चीज़ें जो अभी स्थापित नहीं हुई हैं उन पर नज़र थी। मतलब अपने समय से आगे चल रहे थे दुष्यंत कुमार आलोचना के क्षेत्र में। जी जी, धन्यवाद। जी के पास चाह रहा था, लेकिन आपने भी एक सवाल, आपने भी अपने वक्तव्य में से एक जिज्ञासा मेरे मन में जगा दी, और मेरा ख्याल है हम सभी के मन में। मैं प्रदीप जी से आग्रह करूंगा कि उनके शोध में, हालांकि बहुत बड़ा आकाश होगा, मुझे नहीं मालूम कि वो लेकिन मैं ये समझता हूं कि दुष्यंत पर अगर कोई भी शोध किया जाएगा तो उनकी अभिव्यक्ति और उनके प्रतिरोध की भावना दो को अनुपस्थित रख के कोई लिखा जा सकता है। और जो सवाल जो वशिष्ठ जी ने उठाया है उसको मिला के, और कहानी की बारे में जो आप, अगर आपने पढ़ा है उनकी इन कहानियों को, तो जब कोई पीएचडी करता है तो समग्र उनका सुनता ही है, पढ़ता है। तो मैंने भी कथाएं पढ़ी है। आवाज आ रही है ना पीछे? तो पढ़ा है, लेकिन उससे पहले ये कह दूं कि इस चर्चा सत्र का विषय है मन के कौन, और उसके दोनों अर्थ है। मराठी में कौन मतलब कौन है, कौन का मतलब भुजा है। आपने देखा होगा कि ये षटकोण अच्छा था, ये पूरा काफिया था, ये अधूरा रदीफ उधर बिठा दिया उन्होंने। मुझे पता नहीं कि आलोक जी मेरे किताब के विमोचन के लिए दुष्यंत जी के साय में धूप मराठी में मैंने जब लाई, तो उसके विमोचन के लिए आए थे, पुणे मेरे घर आए थे। तो उसमें क्या कमी रह गई मुझे मालूम है, उसका बदला आज ले रहे हो। और उन्होंने भी मुझे उठाने के लिए भेजा एक पठान को, केपी सिंह जी को। मत भूलिए प्रदीप जी, हाँ वो जाना है उनके बारे में, उनके स्वभाव के बारे में। और केपी सिंह जी ने उठा के मुझे यहाँ बिठा दिया। हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि इतने बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, प्रोफेसर है। आपको अच्छा लगता होगा कि एक विद्वानों के, प्रोफेसरों के बीच एक विद्यार्थी को बिठा दिया, लेकिन ये मेरी इम्तिहान की घड़ी है। लेकिन एक ध्यान में रखिए कि आपने अभी अभी जो बातें कही उसमें एक बात कही कि दुष्यंत जी अपनी कथा में भी, कविता में तो खैर है ही, लेकिन कथा में भी वो अपने गांव से जुड़े हैं। आपने देखा होगा कि कविता में भी वो दिया जलाना नहीं कहते, दिया बालना कहते। ये गांव की भाषा है, तो वो कथा में भी आती है, कथा में। और वो उससे इतने जुड़ गए लोग, जो भी आप कथा उसकी पढ़े, तो उसमें यही लगता है कि अरे मन के कोण में भी ऐसा लगता है। या कल हमने सुना, बहुत तकरीरें सुनी, उसमें भी ऐसा लगता है कि ये आदमी इस मिट्टी से कैसे जुड़ा है। और यही खास विशेषता है दुष्यंत जी की, कि मिट्टी से इतने जुड़े हैं कि वो आकाश में लहराते हैं फिर भी मिट्टी से जुड़े हैं। ये बहुत मुश्किल काम होता है साहित्यकार के लिए, क्योंकि जब एक किताब आ गई और एक अवार्ड मिल गया तो आजकल क्या होता है मैं बताने की ये वो नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। इसलिए ये जो है उनका पागलपन, या कहिए आप जो भी गए, लेकिन वो अपने भाषा की तरफ बहुत ध्यान देते। वो आपने जो कहा ना, जिक्र किया ना कि एक एक लफ्ज बदलते, सही माने में सुरेश भट्ट हमारे उस्ताद जो थे वो भी वैसे ही थे, एक एक लफ्ज के ऊपर। अरे मैं क्या कह रहा हूँ सुरेश भट्ट साहब और दुष्यंत के बारे में, आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि नरसिंह राव जी अमेरिका गए थे और उस प्लेन में हमारे अच्छे और खासी संपादक थे, तो उन्होंने उनका भाषण चुराया था। इसलिए चुराया था कि नरसिंह राव जी
इतनी अच्छी तरह से, उनको तो भाषा प्रभु थे, तो उन्होंने एक एक लफ्ज के ऊपर क्या क्या शेर बताए, जो सेक्रेटरी ने लिख के दिया था, लेकिन उन्होंने सब उसमें से चुन चुन के शब्द अलग लिखे थे। तो ये बड़े साहित्यकार की एक देन होती है, या कहिए उनकी मेहनत होती है, वो दुष्यंत जी के इसमें दिखाई देते हैं। जैसे कि कौन है, तो मैं बकौले महादेवी वर्मा जी, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा कभी ना अपना होना। क्या बात। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा कभी ना अपना होना, है परिचय इतना, है इतिहास यही, है परिचय इतना, है इतिहास यही, कल उमड़ी थी आज मिट चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। क्या बात। तो ये जो कहा है ना, यही उनका रहता है। ये बड़प्पन नहीं होता उनके पास कि मैं साहित्यकार हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये, वो मेहनत लेते हैं। और आजकल के जवानों को तो ये बताना ही चाहिए। तो ये आपने रचनावली तो आपने पढ़ी है, सबने पढ़ी है। रचनावली को जब मैं देखता हूँ, उसमें क्या आर्टिकल लिखे उसको नहीं देखता मैं, उसमें जो हस्ताक्षर है दुष्यंत कुमार को, उसकी तरफ मेरा ध्यान बार बार जाता है। क्या एक एक लफ्ज के लिए उन्होंने मेहनत की, क्या एक एक लफ्ज के लिए उन्होंने काट कर वो अलग तरह से लिखा है। साहित्यकार, जो बड़े साहित्यकार होते हैं, वो मेहनत लेते हैं और इस तरह से काम करते हैं, वो मन के कोण में हमें हमेशा दिखाई देता है। जैसे कि ध्यान में रखो कि आप वो जो एक कंठविश्वाई में वो किसी भी नाम से वो सर्वहारा को दे सकते हो, सर्वहर, वो श्रीधर लिख सकते थे, प्रदीप लिख सकते थे, राजेश लिख सकते थे, कोई भी लिख सकते थे। लेकिन क्या ध्यान है उनका, क्या उनका उनको कहना है, और वो जो लोगों तक जाना चाहिए वो देने के लिए उन्होंने सर्वहद उस पात्र का निर्माण किया। उसके ऊपर मैं कभी और भी बात करूंगा। शुक्रिया। धन्यवाद प्रदीप जी। आपने हमारे सवालों का कुछ पहेली तो सुलझाई, लेकिन एक नए प्रश्न लोक पे हमें खड़ा कर दिया। हमारे साथ कमलेश जी हैं। जहन में कमलेश जी का चित्र नहीं, कई बार दुष्यंत जी खड़े हो जाते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ सब विद्वान, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं भी उनका दीवाना हूँ और हम सब उनके दीवाने हैं, और दीवानों में कोई बड़ा छोटा नहीं होता।